तो ये बताइए जिंदल साहब, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसमें कहा गया बुर्का हो या घूंघट परेशान ना किया जाए, लेकिन अधिकारी चेहरे का मिलान करें, है ना? ये बात कही गई है। बीजेपी ने भी यही मांग करी है। तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान क्यों आता है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के पहनावे के अधिकार का ये मजाक बना रही है बीजेपी, अगर ये मांग की गई है तो? जी देखिए, इस तरह का बयान दे देना कि भाई पर्सनल लॉ बोर्ड आने के बाद में तालिबान का शासन आ जाए और चुनाव के वक्त बयान दे देना इस तरह, या फिर इस तरह की कोई टिप्पणी दे देना कि भाई जो है बुरखे में अगर कोई महिला जा रही है, बुरखा एक माध्यम हो रहा है जिससे फेक वोट्स दिए जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर इस तरह की बात फैलाई जाती है तो इससे एक तरह की हिंसा फैल सकती है। कोई भी महिला जो बुरखे में कहां पर हिंसा पे आ रहे हैं, उसे तो मतलब जांच की बात यहां पर नहीं होगी? अगर जांच के लिए कहा गया है कि जांच की जाए, क्या गलत मांग की गई है? अब ऐसे में आप लोगों की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के पहनावे के अधिकार के साथ ये मजाक है, तो फिर क्या संदेश जाएगा मुस्लिम महिलाओं में? देखिए, पोलिंग एजेंट जो बूथ में रिप्रेजेंट होते हैं, उनके पास ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो हमेशा जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर बाय चांस उनके पास में कोई भी अगर वोटर उन्हें लगता है किसी भी पार्टी का कि ये वोटर जो है फ्रॉड है या फिर ये वोटर सही नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जाकर बोल सकते हैं और उस समय वो वोट इनवैलिड हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो है इनवैलिड वोट किया जा रहा है। नहीं तो जांच अगर होती है तो क्या दिक्कत है? चलिए, ये तो मैंने आपका जवाब जान लिया। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, थोड़ा वक्त लग गया आपके पास आते आते, लेकिन मिश्रा जी ये बताइए, कह रहे हैं जिंदल साहब कि माहौल खराब हो सकता है। आप लोग शरिया की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये कानून ला दिया जाएगा, बुर्का पहनना अनिवार्य हो जाएगा, अगर ये आ गए तो शरिया लागू हो जाएगा। भड़काने की बात आप लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले, ये आरोप है। हिमांशु जी, लोकेश जी ने भी जो बात कही कि जब देश आजाद हुआ था तो वो अपना नाम बताने में शर्माती थी, किसकी पत्नी है और ये बताने में उन्हें डर नहीं था। तो यहीं पे लोकेश जिंदल साहब एक्सपोज होते हैं। आज भी मेरी माँ मेरे पिताजी का नाम नहीं लेती, आज भी बहुत सारे हिंदुस्तानी घरों में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, वो अपना नाम खूब बताती। तो लोकेश जी कम से कम झूठ ऐसा बोलिए जो पकड़ा ना जाए। दूसरी बात अगर आते हैं, लोग होते हैं, नहीं कुछ लोग होते हैं जो नहीं लेते ना। मैं आपके नहीं सुनिए ना, सुनिए, गांव में कुछ लोग होते हैं मिश्रा जी, देखिए इस बात, देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हालांकि उनकी बात भी सही है, कुछ महिलाएं होती हैं जो नहीं लेती हैं खुलकर। मैंने ये नहीं कहा, मैंने हिमांशु जी ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये जरूरी है। मैंने ये कहा कि क्या प्रैक्टिस थी हिंदुस्तान में। प्रैक्टिस ये थी कि पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, ये प्रैक्टिस थी। लेकिन आज ये मैंडेटरी की बात मैंने नहीं की, पर वो ये कह रहे हैं कि वो अपना नाम नहीं बताती थी, तो यहाँ पे वो एक्सपोज होते हैं। दूसरी चीज, आप ये कहते हैं कि सरिया लॉ, आप ये बताइए, इनका अपना घोषणा पत्र कांग्रेस का खुद ये कहता है कि ये जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी पे जाएंगे, ये संपत्तियों का ब्यौरा करेंगे, ये बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे और ये धर्म के आधार पर अधिकार देने की बात करते हैं। तो धर्म के आधार पर अधिकार किसको मिलता है? इस्लाम को मिलता है, मुस्लिम को मिलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू, यानी वो शरीयत की बात करते हैं। ये सारी चीजें मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस के कार्यकाल को अगर हम शुरू से देख लें, 1900 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद ये पहले बार क्या लाए, ये इन्होंने हिंदू कोड बिल लाया, बट यूसीसी नहीं लाए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रहा। उसके बाद जब आप ये देखिए, शाहबानो का केस हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट महिला के अधिकार के लिए खड़ी हुई, तो पूरी पार्लियामेंट यानी कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लॉ को पलट करके पार्लियामेंट का सहारा लेके शरीयत का साथ दिया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जिस तरीके से ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लाए, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट मतलब झुकाव कांग्रेस का एक तरफ दिखता है, हमें ये मैं नहीं कहता, ये इनका घोषणा पत्र कहता है। 2014 का घोषणा पत्र देख लीजिए, 2014 के पहले 2009 का घोषणा पत्र देख लीजिए। अब ये आपने अपनी बात कही, अब अरविंद जी शायद कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हो। अरविंद जी प्लीज। देखिए हिमांशु जी, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं एड ऑन भी करूंगा और अजहरी साहब ने जो बोला है उस पे अपनी आपत्ति भी दर्ज कराऊंगा। एक तो कांग्रेस इस देश में सांप्रदायिकता की जननी है और मैं कहता हूं तो लॉजिक है, क्योंकि कांग्रेस ने धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे देश के विभाजन के दस्तावेज पे साइन किए, मजहब के आधार पे विभाजन स्वीकार किया। दूसरा, आजाद हुआ तो मजहब के आधार पे कानून बनाए, हिंदुओं के लिए सामान्य कानून और मुसलमानों के लिए विशेषाधिकार। और शाहबानो केस में जब मुसलमानों के धर्म पर कोई टिप्पणी किया, कोई मुस्लिम महिला को अधिकार मिला, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप हो रहा है, इसके कारण
संविधान में संशोधन करके पलट दिया। और आज कांग्रेस मुस्लिम लीग के भूमिका में है, जो कहती है कि इस देश में बहुसंख्यकवाद का कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा मिलेगा भाषा के आधार पे, पहनावे के आधार पे। आप बताइए इस देश में धर्म की क्या भाषा हो सकती है? भाषा क्षेत्र की होती है, प्रदेशों की होती है। इस देश में रहने वाले अलग अलग भागों के लोगों की भाषा होती है, हिंदू की भाषा, मुसलमान की भाषा, ईसाई की भाषा। इस देश को आप तोड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात, अजहरी साहब ने कहा कि मुसलमान महिला पर्दे में रहने की चीज है। ये इस देश की इक्वालिटी के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये संविधान के मुंह पे तमाचा है। अजहरी साहब, एक लिमिटेड पर्दा में सबको रहना चाहिए, आपको भी रहना चाहिए। कल आप सड़क पे नंगा घूमेंगे तो पुलिस उठा के बंद कर देगी। इसका ये मतलब नहीं है कि महिला को ऊपर से नीचे तक जबरदस्ती आप पर्दे में ढक देंगे। ये क्रूरता मध्यकालीन और कबायली संस्कृति और मानसिकता का परिचायक है। कुछ नहीं मिला, मुझे लगता है इस डिबेट कुछ नहीं मिला। इतनी महिला विरोधी टिप्पणी के लिए माफी मांगना, आप ये उलझन महिला विरोधी टिप्पणी के लिए माफी मांगना। मुझे ये बताइए, सुनिए ना, अरविंद जी ने एक लॉजिकल बात कही, अरविंद जी ने एक लॉजिकल बात कही, अजहरी साहब, अरविंद जी ने एक लॉजिकल बात कही, बताइए ना, दिशा निर्देशित करेंगे। सुनिए ना, बताइए कैसे रहेगी क्या? अच्छा, अरविंद जी ने लॉजिकल बात कही है ना। अच्छा ये बताइए, अगर महिलाएं पर्दा सिर्फ पर्दे के लिए बनी है तो आप भी पर्दा कीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आप भी किसने कहा पर्दे के लिए बनी है? तो आपने कहा, किसने कहा पर्दे के लिए बनी है? आपने कहा कि महिलाएं जरूरी है। महिलाएं इस्लाम, अरे इस्लाम के लिए जंगों में लड़ी है, पढ़ लीजिए। अरे महिलाएं लड़ी है, इस्लामी जंगों में लड़ी है महिलाएं, निकल के आई है, लड़ी है। बढ़िया पूछे, औरत का माना है गैर महरमों से, गैर जो उसका महरम नहीं है उससे पर्दे का हुक्म है शरीयत में। तो अब कोई नहीं अगर रह रहा पर्दे में तो जबरन कोई नहीं रखवा रहा किसी को। आप लोग देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है? क्या चीज? ये सिर्फ महिलाओं के लिए है? नहीं, और सबसे पहले तो कुरान ने ये कहा कि मर्दों को अपनी निगाहों को नीचे रखना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर अंबर जैदी जी, आप अपनी नजर नीचे रखिए ना फिर। भारत का संविधान, अरे आपको लग रहा है हमारी नजरों पर है क्या? अरे तो फिर आप यही बात कर रहे हैं। अब यही चीज यही आएगा, मैंने आपको दिखा दिया, दिक्कत हो गई। आप ये बोल रहे हैं कि महिलाएं वहां पर बुर्का पहने। देखिए, मर्दों की नजर नीचे रहनी चाहिए। महिला बुर्के का कोई जिक्र नहीं है कहीं। आपने क्या कहा शुरुआत में? क्या है हुक्म? ये औरत का माना है पर्दा, पर्दे में मतलब पर्दा ही माना औरत का है। मर्दों के, हमारी जो किताबों में लिखा है वो मर्दों के बहुत सारे हिस्से हैं अंबर जी, जिन्हें सत्रह औरत कहते हैं। ये सारी जानकारी, इतना कुछ इनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, आपने वो चीज क्यों नहीं पढ़ी है? पढ़ाया सिखाया गया। देखिए हिमांशु, अब इन भाई साहब को थोड़ी देर शांत कर लीजिए। आप शांत हो जाएंगे अजहरी साहब, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर इस्लाम में हम पर्दे की या हम मोडेस्टी की बात करें तो बराबर हुक्म है किसी औरत या मर्द के लिए, अलग अलग से कोई डिक्टेट नहीं आया। जितना जिस्म को ढकने का एक बेसिक डिसेंसी होती है, जिस तरह के कपड़े हम सब ने पहने हुए, हम सब के जिस्म ढके हुए, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। यही इस्लाम है कि आप अपने जिस्म को ढक के रखें, एक इस तरह का लिबास पहने जो आपके जिस्म को नुमाया ना करे। यही सब